अब दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या थे मैं तुम्हें बेसिक से वो भी समझाऊंगा, उसके बाद उन समीकरणों को हल कैसे करते हैं थोड़ा सा वो भी ज्ञान दूंगा, और उसके बाद तो y का मान आ गया -1। y का मान कितना निकल कर आ गया -1। तो यानी कि x बराबर 0 पर रखने पर इस समीकरण में y का मान कितना आ रहा है -1 आ रहा है। तो समीकरण का एक हल हो गया तुम्हारा कितना, ये हमारी दी गई समीकरण x + 5 x + y = 5 का आलेख। तो इस तरीके से हम किसी दो चर वाली हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल है भाई तुम लोगों के। तुम्हारी समरी सीरीज को आगे कंटिन्यू करने आ चुके हैं तुम्हारे के स्क्वायर सर, तुम्हारे कमल सर, जहां पर हम डिस्कशन करने वाले हैं आज एक बिल्कुल नए चैप्टर का। अभी तक हम 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं लास्ट 4 वीडियो में। तुम्हारा पहला वास्तविक संख्या है, दूसरा बहुपद। ठीक है, दोनों ही चैप्टर को 2-2 पार्ट में कवर किया था। सेम यहां पर भी यही चीज होने वाली है कि आपका ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये तुम्हारा 2 पार्ट में कवर होगा। आज पहला पार्ट और फिर दूसरा पार्ट अभी नेक्स्ट वीक आएगा। ठीक है, तो बात करते हैं भाई इस चैप्टर की। सिनेरियो क्या है इस चैप्टर का सिनेरियो ये है कि भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, तुम्हारे लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहां से आते हैं भैया लॉन्ग क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन? लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि तुम्हारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, समझ रहे हो क्या आता है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस क्वेश्चन में से, इस चैप्टर में से आने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने नंबर का आता है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किसी में आता है 5 नंबर का और किसी में आता है 6 नंबर का। ठीक है, तो यानी कि ये एक क्वेश्चन, ये चैप्टर तुम्हें केवल एक क्वेश्चन से 5 से 6 नंबर दिला सकता है। उसके अलावा इस चैप्टर में से लघु उत्तरीय प्रश्न भी बनते हैं, तुम्हारा अति लघु भी बन सकते हैं और बहुविकल्पीय भी बनते हैं। मतलब बहुविकल्पीय तो बहुत ही ज्यादा बनते हैं, समझाऊंगा कैसे। ठीक है, देखो भाई, बाकी मैं तुम्हें बता देता हूं कि भैया जो समरी सीरीज का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ये लेक्चर होने वाला है, इसके तुरंत बाद मास्टर 30 का तुम्हारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अगला लेक्चर आने वाला है। ठीक है, तो थ्योरी यहां से कवर कर लो और प्रैक्टिस क्वेश्चन तुम्हारे उस चैप्टर में से, यानी कि मास्टर 30 वाले बैच में से कवर हो जाएंगे, जहां पर मैं 30 क्वेश्चन कराने वाला हूं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के। तो उसके लिए भी रेडी रहना, और बाकी थ्योरी तो हम इस वीडियो में आज करने ही वाले हैं। तो यार देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्लास 9th का टॉपिक था हमारा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसका ही आगे बढ़ा हुआ रूप है, उसका ही आगे बढ़ा हुआ मॉडल है। ठीक है, अब दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या थे मैं तुम्हें बेसिक से वो भी समझाऊंगा, उसके बाद उन समीकरणों को हल कैसे करते हैं थोड़ा सा वो भी ज्ञान दूंगा, और उसके बाद उन समीकरणों का आलेख कैसे बनता है उसका भी मैं ज्ञान देने वाला हूं। ठीक है, अब बात आती है कि सर इस चैप्टर में करना क्या है। इस चैप्टर में देखो, तुम्हारे जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उन्हें हल करना है। ठीक है, उन्हें हल करने की हमारे पास कुल मिलाकर 4 विधियां हैं। ठीक है, एक है ग्राफीय विधि जिसे हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, दूसरी है हमारी प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, इसे भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक, तीसरी है हमारे पास विलोपन विधि, और चौथी है हमारे पास वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो आज की क्लास में हम केवल क्या, हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का बेसिक देखेंगे और इन दोनों विधियों को समझेंगे। कौन कौन सी? ग्राफीय विधि और प्रतिस्थापन विधि हल करने की। जो तुम्हारी बची ये विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि, ये होगा तुम्हारा किसमें? तुम्हारा पार्ट 2 में। ठीक है, ये कहानी खत्म होगी पार्ट 2 में, क्योंकि भैया तुम्हें पता है लेक्चर ज्यादा लंबा करना नहीं है, 1 घंटे में कराना है, तो 1 घंटे में केवल इतना ही हो पाएगा। ठीक है, तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और मैं तुम्हें समझाता हूं कि भैया सबसे पहले दो चर वाली रैखिक समीकरण होती क्या है। तो पहले कहानी आती है समीकरण की। समीकरण क्या होती है भाई? हमने बहुपद के बारे में पढ़ा, बहुपद में हमने बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ा कि भैया जब आपका कुछ चर और अचर आपस में गुणा करते हैं, भाग करते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। तो बच्चों, जब तुम्हारे बीजीय व्यंजक इस रूप में हो कि वहां पर तुम्हारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड हो, यानी कि एक वाम पक्ष हो, एक राइट हैंड साइड हो, यानी कि एक दक्षिण पक्ष हो, और बीच में दोनों साइडों की तुलना करने के लिए
एक तुल्यता का यानी कि कंपैरिजन का साइन हो तो उसे हम बोलते हैं समीकरण। तो भाई साहब जैसे कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 4x। अब ये क्या है, यहां पर एक लेफ्ट हैंड साइड है एक राइट हैंड साइड है और बीच में दोनों साइड को कंपेयर करने के लिए इक्वल का साइन है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक समीकरण है। ये क्या है, ये एक समीकरण है। तो भैया देखो समीकरण का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब उसमें आता है हमारा रैखिक समीकरण, ठीक है, और दो चरों में रैखिक समीकरण। दोनों ही चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब मैं यहां पर कुछ समीकरण के एग्जाम्पल लिखूंगा तो वहां से हम चीजों को समझेंगे। जैसे कि मान लो ठीक है, चलो एक ये हो गया पहला, दूसरा ठीक है, तीसरा, ठीक है, और चौथा हमारा ठीक है। तो यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। अब यहां पर सबसे पहले तुम्हें रैखिक बहुपद याद है? रैखिक बहुपद कौन सा होता था? वो बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती थी। तो रैखिक समीकरण भी वही है। ऐसी समीकरणें जिनमें चर की अधिकतम घात 1 हो उसे हम रैखिक समीकरण बोलेंगे, ठीक है। चलो, और दूसरी कंडीशन क्या आती है? आपका दो चर, यहां पर दो स्टेटमेंट लिखे हुए, एक तो रैखिक और एक दो चर, ठीक है। तो अब देखो रैखिक तो समझ में आ गया कि चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। दो चर का मतलब क्या है कि भैया समीकरण में कितने चर होने चाहिए? समीकरण में दो चर होने चाहिए। समीकरण में कितने चर होने चाहिए? समीकरण में दो चर होने चाहिए। अब जैसे पहली ही समीकरण की बात करूं तो यहां पर देखोगे तुम, यहां पर चर है तुम्हारे पास, कैसा चर है? यहां पर तुम्हारे पास केवल एक चर है जो कि है x। x को बार बार दिया हुआ है वो बात और है, लेकिन चर तो खाली एक ही है x, ठीक है। और x की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो ना तो ये दो चर वाला समीकरण है और ना ही ये रैखिक समीकरण है। ये एक चर का समीकरण है जिसकी घात है 2। सिंपल सी बात। तो ना तो ये रैखिक समीकरण है और ना ही ये दो चर वाला समीकरण है। आगे आ जाओ, यहां पर अगर तुम देखोगे तो तुम्हें चर दिए हुए हैं कितने? चर दिए हुए हैं 2। एक चर है x, एक चर है y, और यहां पर चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो मेरे लाल यहां पर क्योंकि हमें दो चर दिए हुए, क्या दिए हुए? दो चर दिए हुए हैं, तो इसका मतलब क्लियर है कि ये क्या है? ये हमारा दो चर वाली समीकरण तो है, लेकिन क्या ये रैखिक समीकरण है? क्या ये रैखिक समीकरण है? नहीं, क्योंकि रैखिक समीकरण के लिए क्या बात हुई थी कि चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। तो भैया यहां तो चर की अधिकतम घातांक 2 है, तो इसका मतलब ये तो रैखिक समीकरण भी नहीं है, ठीक है। ये रैखिक नहीं है लेकिन दो चर वाली समीकरण है, क्योंकि यहां पर दो अलग अलग तरीके के क्या दिए हुए थे? चर दिए हुए थे। अब जरा बात करते हैं इसकी। तो यहां पर तुम देखोगे यहां पर खाली एक चर है, ठीक है। उस चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो यानी कि ये दो चर वाली समीकरण तो नहीं है, क्योंकि इसमें एक चर है। क्योंकि इसमें एक चर है तो ये दो चर वाली समीकरण तो नहीं है मेरे लाल, लेकिन ये रैखिक समीकरण तो है। क्यों? क्योंकि यहां पर चर की अधिकतम घात है 1, यहां पर चर की अधिकतम घात है 1, ठीक है। अब अगर मैं लास्ट एग्जांपल देखूं तो तुम यहां पर देखोगे तुम्हारे पास दो चर हैं x और y, और दोनों चर की जो घात है, दोनों चर की जो घात है वो कितनी है? वो है 1। तो बच्चों यहां पर समीकरण में दो चर हैं और दोनों चर की घात कितनी है? 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तुम्हारी दो चर वाली कौन सी? रैखिक समीकरण है। दो चर वाली रैखिक समीकरण है। तो अगर मैं इसकी कहानी बताऊं तो कोई भी समीकरण जो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप की होती है, कोई भी समीकरण जो आपका ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप की होती है, जहां पर a b c आपकी वास्तविक संख्याएं हैं और a और b एक साथ 0 नहीं है, ठीक है,
तो उन समीकरणों को हम हमारा दो चर वाली रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो कोई भी समीकरण अगर इस रूप की है ax प्लस by प्लस c, जहां पर आपके पास दो चर होंगे x और y और आपका चर की अधिकतम घात होगी 1, तो उन्हें हम बोलते हैं क्या? उन्हें हम बोलते हैं दो चर वाली रैखिक समीकरण। ठीक है, अभी हम युग्म की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम युग्म की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं केवल दो चर वाले रैखिक समीकरण की, जो कि तुमने क्लास 9th में पढ़ा था। तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप की कोई भी समीकरण है तो वो दो चर वाली रैखिक समीकरण है, फॉर एग्जाम्पल ये। लेकिन हम हमारी एक चर वाली रैखिक समीकरण को भी दो चर वाली रैखिक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि यहां पर लिखा है 4y प्लस 3 बराबर 0, तो मैं इसे लिख सकता हूं 0 गुणा x प्लस 4y प्लस 3 बराबर 0। अब यहां पर हमारे पास दो चर आ गए हैं, दोनों चर की अधिकतम घात है 1, तो इसलिए क्या बन गई है? ये भी एक दो चर वाली रैखिक समीकरण बन गई है। तो बच्चों एक चर वाले रैखिक समीकरण को हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण सबको समझ में आ गए, जहां पर दो चर होंगे और उनमें चर की अधिकतम घात होगी 1। या फिर मैं बोलूं कि ऐसे समीकरण जो कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में हो, जहां पर a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a और b एक साथ 0 नहीं है, वो आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होता है? तो देखो, सबसे पहले समीकरण का हल समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो समीकरण का हल क्या होता है? समीकरण का हल होता है तुम्हारा वो संख्या, देखो समीकरण का हल क्या होता है? समीकरण का हल होता है चर का वो मान जो कि समीकरण को संतुष्ट कर दे, यानी कि LHS और RHS को बराबर ले आए। LHS और RHS को बराबर ले आए। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास मान लो मैंने क्या रखा, मैंने y बराबर रखा 1। ठीक है, y बराबर 1 पर, तो मेरे पास चर का मान आएगा 4 गुणा 1 प्लस 4 बराबर 0, तो हो गया 4 एकम 4 प्लस 4 बराबर 0, यानी कि 8 बराबर 0। क्या यहां पर LHS और RHS बराबर आ रहे हैं? क्या मेरे लाल यहां पर LHS और RHS बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे। ठीक है, तो इसका मतलब y बराबर 1 जो है वो इस समीकरण का हल नहीं है। लेकिन वही अगर मैं इस समीकरण में y का मान क्या रख दूं? -1 रख दूं, -1 रख दूं, तो क्या होगा? देखो भाई, ये हो जाएगा 4 गुणा -1 प्लस 4 बराबर 0, तो 4 एकम 4, तो माइनस के 4 प्लस 4 बराबर 0, -4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 0 बराबर 0। तो भैया y बराबर 1 रखने पर तुम्हारी समीकरण का जो मान है वो क्या बन गया? y बराबर -1 रखने पर समीकरण का मान बन गया 0। y बराबर -1 रखने पर समीकरण का मान क्या बन गया? समीकरण का मान बन गया 0। ठीक है, तो अब यहां से साफ साफ अगर मैं तुम्हें बोलूं तो तुम्हें क्या दिखना चाहिए कि भैया y बराबर -1 पर तुम्हारा LHS और RHS आ रहा है बराबर, यानी कि समीकरण क्या हो रही है? समीकरण हो रही है संतुष्ट। और अगर समीकरण हो रही है संतुष्ट तो इसका मतलब क्या है कि y बराबर -1 इस समीकरण का हल है। तो बेटा समीकरण का हल क्या हुआ? समीकरण का हल सिंपल सा एक लॉजिक कि भैया चर का वो मान जो कि समीकरण को संतुष्ट कर दे वो समीकरण का हल हो जाता है। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण में तो दो चर होते हैं हमारे पास, दो चर वाले रैखिक समीकरण में तो हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास होते हैं दो चर। तो देखो भाई, अब इसके लिए परिभाषा अभी भी वही है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल की परिभाषा वही है कि चर का वो मान x और y का वो मान जो कि समीकरण को संतुष्ट कर दे वो समीकरण का हल होगा। ठीक है, अब होगा क्या? देखो, हमने क्लास 9th में ये चीज ऑलरेडी पढ़ रखी है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल है वो आप कैसे निकालते हो? वो आप निकालते हो हिट एंड ट्राई मेथड से। मतलब कि आप क्या करते हो? आप एक चर का मान रखते हो, आप दूसरे चर का मान निकाल लेते हो। जैसे कि मान लो मैं यहां पर रखता हूं x बराबर 0, x बराबर 0 पर आपको क्या मिलेगा? x का मान 0 रखा तो 2 गुणा 0 प्लस 3 गुणा y प्लस 3 बराबर 0। 2 गुणा 0 0 0 प्लस 3y 3y प्लस का 3 इधर जाकर -3 हो गया। ठीक है, 3 एकम 3 3 एकम 3, तो y का मान आ गया -1। y का मान कितना निकल कर आ गया? -1।
तो यानी कि x बराबर 0 पर रखने पर इस समीकरण में y का मान कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तो समीकरण का एक हल हो गया तुम्हारा कितना, समीकरण का एक हल हो गया तुम्हारा कितना, 0, -1। ठीक है, क्या मैं इस समीकरण के और हल निकाल सकता हूं, क्या मैं इस समीकरण के और हल निकाल सकता हूं? देखो भाई तुम्हारा मैं रख देता हूं यहां पर y बराबर 0, तो y बराबर 0 पर समीकरण का क्या मान आएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 गुणा 0 प्लस 3 बराबर 0। तो 3 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 3 गुणा 0 0, 2x प्लस 3, 2x प्लस 0 कितना हो गया, 2x प्लस 0 हो गया 0, सॉरी 2x प्लस 0 हो गया 2x, प्लस का 3 इधर जाकर माइनस का 3 हो जाएगा और x का मान आ गया कितना, -3/2। तो समीकरण का जो दूसरा हल आ गया वो कितना हो गया, वो हो गया x, y, यानी कि -3/2, 0। ठीक है, समीकरण का एक हल ये हो गया। ठीक है, क्या इस समीकरण के और हल हो सकते हैं, क्या इस समीकरण के और हल हो सकते हैं? देखो भाई मैं यहां पर रख देता हूं, क्या मैं यहां पर रख देता हूं तुम्हारा y बराबर -1, या y बराबर -1 ना रखकर x बराबर -1, x बराबर -1 पर, तो हमारे पास कितना आएगा, 2 गुणा -1 प्लस 3 गुणा y प्लस 3 बराबर 0, 2 गुणा -1 हो गया -2 प्लस 3y प्लस 3 बराबर 0। तो 3 - 2 कितना हो गया, 1 प्लस 3y बराबर 0, प्लस का 1 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 3y बराबर हो गया -1 के, y का मान आ गया कितना, ये 3 इधर भाग में चला जाएगा तो -1/3। तो मेरे लाल यहां से हमें क्या पता चल गया, यहां से हमें पता चल गया कि हमारे समीकरण का एक और हल है x, y कितना, -1, -1/3। तो इस तरीके से आप आपकी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के नहीं, केवल दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने, आप जितने चाहें उतने हल निकाल सकते हो। आप एक चर का मान रखो, आप यहां पर x का मान 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, -1 रखो, 0 रखो, √2 रखो, कोई भी वास्तविक संख्या आप रख सकते हो x की जगह पर और उससे y का मान निकाल लो। फिर ऐसे ही y के लिए कोई भी संख्या रखो और उससे x का मान निकाल लो। तो इस तरीके से आप जितने चाहें उतने हल निकाल सकते हो एक दो चर वाले रैखिक समीकरण के। ध्यान से सुन लो, मैं समीकरण युग्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं दो चर वाले रैखिक समीकरण की। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के तुम कितने अपरिमित रूप से अनेक हल निकाल सकते हो। ठीक है, इस चीज को याद रखना बच्चों कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के तुम दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक, या फिर हम बोल सकते हैं ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं अनंत हल होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट याद होना चाहिए, ये पॉइंट तुम्हारा दिमाग में सेट होना चाहिए तुम्हारे। अब 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ लेता है वो तुमसे और कंफ्यूज करेगा वो तुम्हें, वो कंफ्यूज करेगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अलग हैं, दो चर वाली रैखिक समीकरण अलग है। ठीक है, जब तुम्हारा दो चर वाली रैखिक समीकरण बनेंगी तो उस केस में क्या होगा, आपका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनेंगे वहां पर केस अभी अलग आएगा, जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझ लिया, उसका हल समझ लिया। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख, ये सारी चीजें जो है वो क्लास 9th की हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो क्लास 9th की है। ठीक, तो अगर मान लो मेरे पास एक दो चर वाली रैखिक समीकरण है तो उसका आलेख क्या होगा, कैसे बनेगा, मैं रिवाइज कराता हूं बहुत जल्दी से। ठीक है, बहुत तेजी से रिवाइज करेंगे इस चीज को, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है और वो हमें तभी समझ में आएगा जब हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण पता हो। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख, जैसा कि इसका नाम क्या है, इसका नाम तुम्हें दिख रहा होगा, क्या है, रैखिक समीकरण। तो इसका आलेख जो होता है वो एक सरल रेखा होती है। क्या होती है भाई, एक सरल रेखा। कोई भी अगर तुम्हारे पास एक समीकरण है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ठीक है, कोई भी एक दो चर वाली रैखिक समीकरण है तो इसका आलेख हमेशा एक सरल रेखा होगी। ठीक है, क्या होगी, एक सरल रेखा होगी। अब इस सरल रेखा को
अब इस सरल रेखा को हम बनाते कैसे हैं या आलेख को बनाते कैसे हैं, उसके लिए हमें एक दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या करना पड़ता है, हल निकालने पड़ते हैं। ठीक है, और किसी भी दो चर वाली रैखिक समीकरण का अगर हमें आलेख बनाना है तो उसके लिए हमें कम से कम दो हल चाहिए होते हैं। कितने? कम से कम दो हल। ज्यादा से ज्यादा तुम कितने चाहे उतने निकाल लो, लेकिन कम से कम दो हल हमें जरूर चाहिए। जैसे कि मान लो मुझे समीकरण क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होगा। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि x प्लस वाई बराबर 5, मुझे इसका आलेख बनाना है। ठीक है, दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म में, क्योंकि दो चर हैं और दोनों की ही अधिकतम घात 1 है, तो इसका आलेख बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है, तो सबसे पहले x बराबर 0 पर मैंने बोला कि कम से कम हमें दो हल चाहिए। ज्यादा से ज्यादा तुम जितने चाहे उतने निकाल लो, जितने ज्यादा हल होंगे उतना एक्यूरेट तुम्हारा ग्राफ बनेगा। ठीक है, जितने ज्यादा हल होंगे उतना एक्यूरेट तुम्हारा ग्राफ बनेगा। तो भाई सबसे पहले देखो, हमारा x बराबर 0 रखा, तो 0 प्लस वाई बराबर 5, तो यहां से तुम्हारा y का मान आ गया 5। तो अगर तुम देख रहे हो तो जो तुम्हारे समीकरण के हल आते हैं वो किस रूप में आते हैं, वो निर्देशांकों के रूप में आते हैं। वो निर्देशांकों के रूप में आते हैं, और इन्हीं निर्देशांकों को, इन्हीं समीकरण के हल को तुम आलेख पर दिखाते हो बिंदु के रूप में। उन बिंदुओं को मिलाकर जो रेखा बनती है वही तुम्हारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेख होती है। जैसे कि अभी मैं दिखाऊंगा। तो पहला हल ये आ गया, दूसरा निकाल लो y बराबर 0 पर। ठीक है, तो हम समीकरण के, जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि कम से कम दो हल तो निकालने की कोशिश करते ही हैं। ठीक है, और कोशिश करना कि वो दो हल x बराबर 0 और y बराबर 0 पर ही हो। क्यों, मैं बताता हूं। x बराबर 0 का मतलब क्या होता है, अगर तुम्हें याद है निर्देशांक ज्यामिति, तो x बराबर 0 कहां पर होता है, x बराबर 0 होता है y अक्ष पर। तो जब तुम x बराबर 0 पर मान निकालते हो तो तुम्हें जो बिंदु मिलता है वो मिलता है y अक्ष पर। ठीक है, और सेम ऐसे ही जब तुम y बराबर 0 पर मान निकालते हो तो तुम्हें पता है y बराबर 0 कहां पर होता है, y बराबर 0 होता है x अक्ष पर। ठीक है, तो जब भी तुम किसी समीकरण का आलेख बनाने जाओगे तो कोशिश करना सबसे पहले कि उसका x अक्ष पर बिंदु और y अक्ष पर बिंदु निकाल लो। x अक्ष पर बिंदु निकालने के लिए y बराबर 0 पर समीकरण का हल निकाल दो, और y अक्ष पर बिंदु निकालने के लिए x बराबर 0 पर समीकरण का हल निकाल दो। निकालो भाई जरा। ठीक है, तो कितना होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, x प्लस 0 बराबर 5। ठीक है, तो x बराबर 5। समीकरण का एक और हल निकल कर आ गया हमारे पास, x कॉमा वाई बराबर कितना, 5 कॉमा 0। कोई और भी हल निकाल लेते हैं और एक्यूरेट ग्राफ बन जाएगा हमारा। हम ले लेते हैं x बराबर 2। क्या होगा भाई, x बराबर 2 लेने पर तो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई बराबर 5। 2 इधर जाकर माइनस का हो गया, तो y बराबर हो गया 5 माइनस 2, यानी कि y का मान आ गया कितना, 3। तो समीकरण का एक और हल आ गया, x कॉमा वाई बराबर कितना, 2 कॉमा 3। तो अब इन तीनों बिंदुओं को आलेख पर दिखाओ। जो तीन बिंदु आएंगे उन्हें आपस में मिला दो। जो आलेख तैयार होगा वो दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख होगा। देखो भाई, हमारे पास तीन बिंदु हैं। ठीक है, युग्म की बात तो अभी करेंगे, पहले आलेख की बात करते हैं। हमारे पास तीन बिंदु है, कौन कौन से, 0,5, 5,0 और 2,3। तो मैं इन तीनों बिंदुओं को, एक को बोल देता हूं A 0,5, B 5,0 और C 2,3, है ना। ठीक है, तो अब इन तीनों बिंदुओं का आलेख बनाओ। सबसे पहले 0,5, तो ये रही तुम्हारी x अक्ष, ये रही y अक्ष। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। सेम ऐसे ही 1 2 3 4 5। अभी हमें इतने की जरूरत है तो मैं इतना ही बना रहा हूं, इससे ज्यादा तुम बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो सबसे पहला बिंदु है मेरा 0,5। तो 0 x निर्देशांक 0 कहां पर होता है, हमेशा y अक्ष पर। तो ये बिंदु y अक्ष पर ही होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, x निर्देशांक 0 है, y निर्देशांक 5 है। y निर्देशांक 5, 1 2 3 4 5, y अक्ष पर 5, ये रहा। तो यही हमारा बिंदु होगा, बिंदु A 0,5। दूसरा बिंदु है 5,0। y निर्देशांक 0 होता है x अक्ष पर। ठीक है, तो y x निर्देशांक कितना है, 5। ठीक है, तो x अक्ष पर 5, 1 2 3 4 5, ये रहा। ये हो गया बिंदु B 5,0। अब तीसरा बिंदु है 2,3। x निर्देशांक है 2, y निर्देशांक है 3। x निर्देशांक 2 ये रहा, x अक्ष पर 2, y अक्ष पर 3। इन्हें आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को ये जहां पर कट करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा हो जाएगा बिंदु
सी कितना 2,3। ठीक है, तो अपने पास कितना आ गया भैया, तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा बना दो, तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा बना दो। कहां गई भाई रेखा, आ जाओ। ये लो भाई, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे इस दिए गए समीकरण का आलेख हो गया। कौन सी समीकरण का बच्चों, ये हमारी दी गई समीकरण x प्लस 5 सॉरी x प्लस वाई बराबर 5 का आलेख है। तो इस तरीके से हम किसी दो चर वाली रैखिक समीकरण का आलेख बनाते हैं, और दो चर वाली रैखिक समीकरण का आलेख हमेशा एक क्या होता है, सरल रेखा ही होता है। इस चीज को याद रखना। तो आलेख बनता कैसे है, ये सबको समझ में आ गया। आप क्या करोगे, समीकरण के कम से कम दो हल निकालोगे और कोशिश करोगे कि वो दोनों हल y अक्ष और x अक्ष पर हो। y अक्ष और x अक्ष पर कैसे, x बराबर 0 रखोगे तो y अक्ष पर बिंदु मिलेगा, y बराबर 0 रखोगे तो x अक्ष पर बिंदु मिलेगा। तो दो हल कम से कम निकालो और उसके बाद दोनों हलों को कहां पर, ग्राफ पर दर्शाकर उन्हें आपस में मिला दो, तो जो रेखा तैयार होगी वही तुम्हारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख होगा। तो ये सारा कुछ जो था ये क्लास 9th का रिवीजन था, जो कि मैंने अब तुम्हें करा दिया है। अब इसके बाद शुरू होता है क्लास 10th का मेन टॉपिक, जो कि आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब युग्म का मतलब क्या होता है, सबसे पहले यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि युग्म का मतलब क्या होता है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है, जोड़ा, यानी कि जहां पर दो चीजें आ जाए, जैसे कि आपके जूते, ठीक है, उसमें दो होते हैं तो वो एक जोड़ी जूते बोले जाते हैं। क्योंकि उसमें जोड़ी क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि उसमें दो जूते आते हैं। ठीक है, आपके हाथ एक जोड़ी हाथ है, क्यों, क्योंकि दो हाथ आ रहे हैं। ठीक है, आपका आंखों की जोड़ी, ठीक है, जोड़ी मतलब युग्म, युग्म क्यों, क्योंकि दो चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो जहां पर भी दो चीजें आती हैं उसे हम युग्म या जोड़ी बोल देते हैं। ठीक है, तो अब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि भैया देखो, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म, तो दो चरों में रैखिक समीकरण, ठीक है, और उसका क्या, युग्म। तो भैया दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, मैं समझा देता हूं। आपका जब एक समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 100, ठीक है, और दूसरी समीकरण है 5x प्लस 4y बराबर 75, ये दूसरी समीकरण है। ठीक है, अब ये दोनों समीकरणें कैसी हैं, ये दोनों समीकरणें सेम दो चरों में है, x और y, x और y दोनों ही समीकरणें सेम दो चरों में है। मतलब सबसे पहले देखो, ये भी क्या है, ये भी एक दो चर वाली रैखिक समीकरण है x और y में, ये भी एक दो चर वाली रैखिक समीकरण है x और y में। तो बच्चों जब दो चर वाली रैखिक समीकरण सेम चरों में होती हैं, यानी कि एक ही जैसे चरों में होती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। यहां पर आपकी ये दोनों समीकरणें क्या है, दोनों की दोनों दो चर वाली रैखिक समीकरणें हैं और दोनों की दोनों सेम चर x और y में है। तो यानी कि ये क्या है, चर x और y में दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है ये। ठीक है, तो जब आपकी दो समीकरणें सेम चरों में हो, ठीक है, या फिर मैं बोलूं जब आपकी दो चर वाली रैखिक समीकरण जो है वो सेम चरों में हो, तो उसे हम बोलते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। इसका व्यापक रूप में समझा देता हूं। सबसे पहले आपको यह होता है, अगर मान लो कोई भी दो समीकरणें हैं तुम्हारे पास, ठीक है, जो कि इस तरीके से हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहां पर तुम्हारे पास क्या है, यहां पर तुम्हारे पास दो क्या है बच्चों, दो समीकरणें हैं। ठीक है, दोनों की दोनों सेम चर x और y में है। तो ये क्या है, ये आपका चर x और y में दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, अब भैया ये आपकी यानी कि सीधी सी बात है, जब दो समीकरणें a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में हो, जहां पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 वास्तविक संख्या है और a1 तथा b1 साथ ही a2 तथा b2
एक साथ जीरो ना हो तो आपका क्या बनती है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनते हैं। तो युग्म में सीधी सी बात है, डायरेक्टली ये समझो कि जब आपकी दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म आ जाए तो उसे दो चर वाला रैखिक, जब आपकी दो चर वाली रैखिक समीकरण आ जाए तो उसे हम दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो भैया, ये जो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, इसके हल के बारे में बात होगी अब, ठीक है ना, इसके हल के बारे में बात होगी, बट उससे पहले कुछ बेसिक चीजें पर बेस्ड एक एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके, क्योंकि ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, इसी के हल के बारे में बात करनी है। टोटल 4 विधियां हैं हमारे पास, जिनमें से 3 के बारे में हम आज बात करेंगे, बाकियों के बारे में नेक्स्ट क्लास में होगी। तो भैया शुरुआत करते हैं। पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस का आंसर दो मुझे, पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। ठीक है, बताओ भाई जरा, तुम्हारा अगर समीकरण 3x प्लस के वाई -4 बराबर 0 है और इसका हल है 1,1, तो k का मान क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तुम्हें पता है कि अगर समीकरण का हल दिया हुआ है, इसका मतलब वो समीकरण को संतुष्ट करेगा। समीकरण को संतुष्ट करेगा तो क्या करो भैया, बस समीकरण में इस हल को रख दो, x की जगह पर 1 और y की जगह पर 1 रख दो, क्योंकि समीकरण क्या है, दोनों समीकरण के हल है, तो इसका मतलब ये समीकरण को संतुष्ट करेगा। हल करके यहां से किसका मान निकाल लो, तुम्हारा किसका, k का मान निकाल लो बस। तो कितना होगा, 3 एकम 3 प्लस k -4, 3 - 4 कितना हो गया, 3 - 4 हो गया माइनस का 1 बराबर 0, -1 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो k का मान आ गया 1, खत्म क्वेश्चन। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी, k बराबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया आंसर, समझ में आ गया सबको? इजी है बहुत ज्यादा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखो भाई, कह रहा है कि a,4 समीकरण के आलेख पर स्थित है तो a का मान होगा। तो देखो, हमने समीकरण का आलेख बनाया था, कैसे बनाया था, समीकरण के हल निकालकर उसके बाद जो जो बिंदु आए थे उन बिंदुओं को आलेख पर दर्शाकर उन्हें मिलाते हुए एक रेखा बनाई थी। तो वहां से हमें क्या चीज क्लियर हुई कि समीकरण का जो हल होता है वो हमेशा समीकरण के आलेख पर स्थित होता है। ठीक है, और ये चीज तुम लोगों के दिमाग में सेट होनी चाहिए, क्लास 9th का ही कॉन्सेप्ट है ये भी, कि कोई भी बिंदु जो समीकरण के कहां पर, आलेख पर स्थित है, वो समीकरण का हल होता है। ठीक है, तो अगर a,4 समीकरण के आलेख पर स्थित है तो यानी कि ये समीकरण का हल होगा, मतलब कि आपका x बराबर a और y बराबर 4 समीकरण को संतुष्ट करेगा ही करेगा। तो यहां पर मान रखो, तो ये हो जाएगा 3 गुणा a प्लस 4 बराबर 10 के, 4 इधर जाकर माइनस हो गया, तो 3a बराबर 10 - 4 यानी कि 3a बराबर आ गया 6 के, 3 इधर भाग में चला जाएगा तो a का मान हो गया 6/3 यानी कि 3 दूनी 6, तो a का मान निकल कर आ गया 2। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर डी, a बराबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल लॉजिक। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद बच्चों हमारे पास शुरू होता है क्या, हमारा मेन टॉपिक, कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेख। हमें करना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। हमने पढ़ लिया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, जब आपका ये a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में हो। ठीक है, ये आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। अब इन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, 4 विधियां हैं, जिनमें से आज की क्लास में हम ग्राफीय विधि के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, और उसके बाद हम चलेंगे प्रतिस्थापन विधि पर। ठीक है, ग्राफीय विधि के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे प्रतिस्थापन विधि पर। ठीक, तो सबसे पहले अगर मैं तुमसे बोलूं तो ग्राफीय विधि में क्या होता है, ग्राफीय विधि में होता है आलेख। हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख बनाना सीखा था। सरल रेखा बनती है, समीकरण का हल निकालते हैं और सरल रेखा बना लेते हैं। ठीक है, अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्या बनेगा आलेख, क्या आलेख बनेगा, है क्या ये, पहले ये समझो कि ये है क्या, इस चीज को दिमाग में डालने की कोशिश करो कि ये है क्या। अगर तुम ध्यान लगाओ तो ये भी एक दो चर वाली रैखिक समीकरण है, ये भी एक दो चर वाली रैखिक समीकरण है। अगर मैं इन दोनों का ग्राफ अलग अलग बनाऊं तो क्या बनेगा, एक सरल रेखा, उसका अलग एक सरल रेखा बनेगी और इसकी एक
अलग से सरल रेखा बनेगी, है ना। दोनों की अपनी अपनी अलग अलग सरल रेखाएं बनेंगी, सिंपल सा लॉजिक है, दोनों की अपनी अपनी अलग अलग सरल रेखाएं बनेंगी। तो अगर मैं इन दोनों को एक ही ग्राफ पेपर पे बनाऊं तो क्या बनेगा, इन दोनों को अगर मैं एक ही ग्राफ पेपर पे बनाऊं तो क्या बनेगा, एक सरल रेखा इस समीकरण की, एक सरल रेखा इस समीकरण की। तो आपका जब आप दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेख बनाओगे तो क्या होगा, जब आप युग्म का आलेख बनाओगे तो वहां पर दो समीकरणें होंगी, यानी कि आपकी दो सरल रेखाएं बनेंगी, दो सरल रेखाएं, दो सरल रेखाएं बनेंगी, ठीक है, दो सरल रेखाएं बनेंगी, ठीक। तो यानी कि जब आप दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेख बनाओगे तो दो सरल रेखाएं बनेंगी। तरीका वही रहने वाला है, सेम डिट्टो तरीका होगा कि आप पहली समीकरण में चर का एक मान रखोगे, दूसरा निकालोगे, फिर दूसरा मान रखोगे, एक और मान निकालोगे, कम से कम दो हल निकालकर पहली समीकरण का आलेख बनाओगे, फिर दूसरी समीकरण का आलेख बनाओगे सेम इसी तरीके से, और आप देखोगे कि किस तरीके का आलेख बन रहा है। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि जस्ट दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि तुम पेपर पे क्या कर रहे हो, तुम पेपर पे दो लाइनें बना रहे हो, पेपर पे जस्ट दो लाइनें बना रहे हो, आउट ऑफ द ब्लू कहीं से भी पेपर पे दो लाइनें बना रहे हो, ठीक है, ठीक है, दो लाइनें बनानी है बस, ठीक है, दो लाइनें बनाई है मैंने पेपर पे, बस कुछ नहीं किया। तो क्या कितनी मैक्सिमम सिचुएशन बन सकती हैं, अगर तुम पेपर पे दो लाइनें बना रहे हो तो कितनी मैक्सिमम सिचुएशन बन सकती हैं, केवल और केवल तीन सिचुएशन बनेंगी हमेशा जब भी तुम पेपर पे दो लाइनें बनाओगे। सबसे पहला, वो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटेंगी दोनों लाइनें, ठीक है। दूसरा, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी, यानी कि समांतर होंगी एक दूसरे के। या फिर तीसरा, वो दोनों बिल्कुल एक के ऊपर एक चलेंगी, वो दोनों बिल्कुल एक के ऊपर एक चलेंगी, ठीक है। तो जब आप दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेख बनाओगे तो वहां पर क्या होंगी, वहां पर दो लाइनें होंगी, और दो लाइनें हैं तो वो क्या होंगी, वो इन तीन में से कोई एक सिचुएशन को ही फॉलो करेगी, वो इन तीनों में से ही किसी एक सिचुएशन को फॉलो करेगी। यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जब तुम आलेख बनाओगे तो या तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई दो रेखाएं बनेंगी, या एक दूसरे के समांतर दो रेखाएं बनेंगी, या एक दूसरे के संपाती दो रेखाएं बनेंगी, ठीक है। कब बनेंगी, जब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के आलेख की बात करेंगे, ठीक है। मान लो आपके पास एक रेखा है ये a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है। ये कंडीशन है जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है। आपका किसी एक बिंदु पर दो समीकरण है आपकी, दो समीकरण है आपकी, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। सेम इसी तरीके से यहां पर भी दूसरी कंडीशन है आपकी कि रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं आपका एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी, यानी कि रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं समांतर होंगी, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है। और तीसरा, आपका रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी, संपाती होंगी, संपाती होंगी, ठीक है। यहां पर भी आपके पास दो समीकरण होंगी, a1x b1y c1 बराबर 0, और दूसरा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। मतलब रेखाएं बिल्कुल एक के ऊपर एक होंगी, यानी कि संपाती होंगी। अब तो इस आलेख से सबसे पहली हमारी, मैंने तुम्हें बताया था, समीकरणों को हल करने की आती है ग्राफीय विधि, ठीक है, यानी कि चर के अलग अलग मान निकालने के लिए आती है ग्राफीय विधि। तो देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल होता है चर के वो मान, ठीक है, चर के ऐसे मान जो कि दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट कर दें। देखो, समीकरणों को अलग अलग संतुष्ट करने के लिए तो तुम अपरिमित रूप से अनेक मान निकाल सकते हो,
ठीक है। अलग अलग समीकरणों को हल करने के लिए तुम अपरिमित रूप से अनेक मान निकाल सकते हो। लेकिन जब मैं बात करता हूं किसकी, कि भैया हमारे पास एक दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है और मैं बोलता हूं कि उस युग्म में चर के ऐसे मान निकालो जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर दे, तो भैया उसके लिए तुम्हारी चीजें हो जाती है कंस्ट्रेंट, ठीक है, उसके लिए चीजें हो जाती है फिक्स, ठीक है, और उसे ही हम बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। चर के वो मान जो युग्म में उपस्थित दोनों समीकरणों को हल कर सकते हैं, उसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल बोलते हैं। अब देखो ग्राफीय विधि से ये हल हम कैसे निकालते हैं। ग्राफीय विधि से हल निकालने का हमारे पास क्या है, मैंने जैसे कि तुम्हें बताया कि यहां पर हमारे पास बनती है कितनी सिचुएशन, यहां पर हमारे पास बनती है 3 सिचुएशन। या तो ग्राफीय विधि में क्या होगा, आपका दोनों समीकरणों का आलेख किसी एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो अगर आपका समीकरण का आलेख एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, तो उस समीकरण युग्म का केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। वो भी कौन सा होगा बच्चों, वो भी वही बिंदु होगा जहां पर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को अगर तुम ग्राफीय विधि से हल कर रहे हो तो समझ जाओ कि उन दोनों समीकरणों की जो सरल रेखाएं हैं, उन दोनों समीकरणों की जो सरल रेखाएं हैं वो एक दूसरे को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगी उनके वही हल हो जाएंगे। तो यहां पर केवल 3 कंडीशन बनती है जब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेख बनाते हैं। या तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी एक बिंदु पर, या वो एक दूसरे के समांतर होंगी, या फिर वो बिल्कुल एक के ऊपर एक चल रही होंगी, संपाती होंगी। तो जब एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे तो केवल एक हल होगा, ठीक है। अगर एक बिंदु को क्या कर रही है भैया, एक बिंदु पर ये तो प्रतिच्छेद कर ही नहीं रही है, दूसरी कंडीशन कि प्रतिच्छेद कर ही नहीं रही है, तो सीधी सी बात है जब समीकरण समांतर होंगी यानी कि प्रतिच्छेद नहीं कर रही होंगी तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लो ये एक दूसरे के ऊपर संपाती हैं, तो भैया संपाती हैं तो मतलब एक के ऊपर एक है और एक के ऊपर एक है, इसका मतलब ये तो भाई एक दूसरे को सारे ही बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, ये तो एक दूसरे को सारे ही बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसके तो बहुत सारे हल होंगे, हमें पता भी नहीं है कितने। तो भैया सीधी सी बात है जब रेखाएं एक दूसरे, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का आलेख संपाती होता है, ठीक है, यानी कि रेखाएं एक के ऊपर एक होती हैं, तो उस सिचुएशन में आपका कितने अपरिमित रूप से अनेक यानी कि अनंत हल होते हैं, से अनेक हल, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन और आता है संगत और असंगतता का, ठीक है। तो बच्चों जब समीकरण युग्म के हल उपस्थित होते हैं, जब समीकरण युग्म के हल उपस्थित होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं संगत समीकरण युग्म, और जब हल उपस्थित नहीं होते तो उन्हें हम बोलते हैं असंगत समीकरण युग्म, ठीक है। तो तुम जैसे कि देख सकते हो कि पहले वाले केस में क्या है, पहले वाले केस में समीकरण युग्म का जब रेखाएं प्रतिच्छेदी जब रेखाओं का आलेख प्रतिच्छेदी होता है तो समीकरण युग्म का हल उपस्थित है। तो यहां पर आपका जब रेखाओं का आलेख कैसा होगा, आपका प्रतिच्छेदी होगा, तो समीकरण युग्म का क्या होगा, संगत समीकरण युग्म होंगे। कैसे समीकरण युग्म होंगे, संगत समीकरण युग्म होंगे। जब रेखाओं का, जब आपका समीकरण युग्म का आलेख समांतर रेखाएं होंगी तो यहां पर कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, इसका मतलब असंगत समीकरण युग्म है, ठीक है। और यहां पर भी तुम देखोगे क्या है, यहां पर भी आपका समीकरण युग्म का हल उपस्थित है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी संगत है, बट इन्हें एक और नाम दिया जाता है, इन्हें नाम दिया जाता है बच्चों आश्रित समीकरण युग्म, ठीक है। तो भैया ये आपका क्या होता है, जिन समीकरण युग्मों का हल उपस्थित होता है, और हल उपस्थित होता है केवल दो सिचुएशन में, जब समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेदी हो और आपका कैसा हो, संपाती हो, ठीक है, तब आपकी समीकरण युग्म कैसी होती है, संगत होती है। अब देखो अगर आपको समीकरण युग्म का आलेख क्वेश्चन में आ जाए, 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाए कि बताओ समीकरण युग्म का आलेख संगत है कि असंगत है, तो अब यार 1 नंबर में आया है, 1 नंबर में पहले मैं उस समीकरण का युग्म के लिए 2 समीकरण लूं,
ठीक है, उन दोनों समीकरणों के कम से कम दो दो हल निकालूं, यानी कि 4 हल हो गए। उसके बाद उन्हें ग्राफ पे दिखाऊं, उसका आलेख बनाऊं, ठीक है। उसके बाद देखूं कि भैया वो प्रतिच्छेदी है, समांतर है या संपाती है ना। उसके बाद मैं बोलूंगा कि संगत है या असंगत है। तो कितना टाइम खराब हो रहा है फालतू में, है ना। इसके लिए एक डायरेक्ट सॉल्यूशन है। क्या? देखो, जो समीकरण युग्म में समीकरण दी हुई है ना, उनके गुणांकों की तुलना करके आप डायरेक्टली बता सकते हो कि समीकरण युग्म के कितने हल होंगे और उनका आलेख किस तरीके का होगा। तो देखो भाई, अगर समीकरण युग्म में a1 बटे a2 का मान, ध्यान से सुनना, अगर समीकरण युग्म में a1 बटे a2 का मान बराबर नहीं आ रहा है b1 बटे b2 के, ठीक है, अगर समीकरण युग्म में a1 बटे a2 का मान बराबर नहीं आ रहा है b1 बटे b2 के, तो समझ जाओ समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेदी है, यानी कि उसका केवल और केवल एक हल है, यानी कि समीकरण युग्म संगत होगा। a1 b1 c1 और a2 b2 c2, अपनी दी हुई दोनों समीकरणों की तुलना इन दोनों से करो और अपना a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकाल लो। सेम चीज दूसरे वाले के लिए। दूसरे वाले में क्या है कि अगर a1 बटे a2 का मान बराबर आ जाए b1 बटे b2 के और ये बराबर ना आए c1 बटे c2 के, तो इस केस में आपका समीकरण युग्म का जो आलेख होगा वो कैसा होगा? वो आपका समांतर होगा, यानी कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब रेखाएं क्या, समीकरण युग्म कैसा होगा? असंगत होगा। कैसा होगा? असंगत होगा। और तीसरी और आखिरी सिचुएशन कि अगर आपका a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के और ये भी भाई साहब बराबर हो c1 बटे c2 के, तो उस केस में आपका क्या, उस केस में आपका a1 बटे a2 b1 बटे b2 अगर c1 बटे c2 के बराबर है, यानी कि तीनों ही आपके बराबर आ जाते हैं, तो उस केस में समीकरण युग्म का आलेख कैसा होगा? संपाती रेखाएं होंगी, यानी कि उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी कि समीकरण युग्म कैसा होगा? आश्रित और संगत होगा। क्लियर हो गई बात? तो बच्चों ये तुम्हारा सीधा सीधा मेन कॉन्सेप्ट है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल का। ठीक है, ये डायरेक्टली तुम्हारा मेन कॉन्सेप्ट है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल का। अब इस पर ही बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, हल निकालने की कोशिश करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की, और पहले से पता करने की भी कोशिश करेंगे कि क्या उसका हल निकाला जा सकता है। तो चलो शुरुआत करते हैं बच्चों पहले क्वेश्चन के साथ कि भैया देखो, सबसे पहले x प्लस 2y बराबर 2 और 2x माइनस y बराबर 2 का आलेख खींचो। तो इसका आलेख बताना है। ठीक है, आलेख खींचेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, आलेख खींचने का तरीका वही है जो कि पहले था दो चर वाले रैखिक समीकरण का। आपको दो अलग अलग समीकरणें पता है। पहली है कौन सी भाई? आपका x प्लस 2y बराबर 2। तो इस समीकरण के लिए कम से कम दो हल निकालेंगे, कम से कम दो हल निकालेंगे। सबसे पहले x बराबर 0 पर निकालो भाई, क्या आएगा? 0 प्लस 2y बराबर 2, तो 2y बराबर 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, y बराबर आ गया 1 के। तो समीकरण युग्म का सबसे पहला हल आया हमारा कितना? हमारा 0,1। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, समीकरण युग्म का पहला हल। दूसरा, y बराबर 0 पर क्या आएगा भाई? y बराबर 0 पर ये हो गया हमारा कितना? x प्लस 2 गुणा 0 बराबर 2। तो x बराबर कितना आ गया? x प्लस 2 गुणा 0, 2 गुणा 0 0 हो जाएगा, x प्लस 0 x बराबर 2 के। तो समीकरण युग्म का हल आ गया हमारा x कॉमा y बराबर 2,0, x कॉमा y बराबर 2,0। ठीक है, तो इस समीकरण के आलेख के लिए हमें दो हल मिल गए। ठीक है, यानी कि दो बिंदु मिल गए। इसका आलेख बना दो भाई, बना दो आलेख। पहला बिंदु कौन सा है? पहला बिंदु है a 0,1 और दूसरा है 2,0। तो देखो भाई, बिंदु a है 0,1 और बिंदु b है 2,0। इन दोनों को मिला दो, ये कौन सी समीकरण का है? x प्लस 2y बराबर 2 का है। ठीक है, x प्लस 2y बराबर 2, इन दोनों को मिलाकर बनाओ। सबसे पहले 0,1,
तो x निर्देशांक 0 है, y निर्देशांक 1, यानी कि ये तुम्हारा x अक्ष पर होगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो गया x बराबर 1, तो ये हो गया तुम्हारा पहला बिंदु कितना 0,1। x निर्देशांक 0, y निर्देशांक 1, ठीक है। दूसरा बिंदु है 2,0, x निर्देशांक है 2, y निर्देशांक है 0, तो x निर्देशांक 2 ये रहा, तो ये हो गया हमारा बिंदु B 2,0। दोनों को मिलाते हुए एक लाइन बना दो, यही हमारा आलेख हो जाएगा डायरेक्टली किसका, हमारा समीकरण जो होती है हमारी कौन सी, x प्लस 2y बराबर 2, x प्लस 2y बराबर 2। पहली समीकरण का आलेख बन गया। हमें समीकरण युग्म का आलेख बनाना है, तो दूसरी समीकरण है 2x माइनस y बराबर 2, है ना, 2x माइनस y बराबर 2। तो सबसे पहले हमारा आ गया x बराबर 0 पर, कितना आएगा भाई, x बराबर 0 पर, तो ये हो गया हमारा 2 गुणा 0 माइनस y बराबर 2, तो 2 गुणा 0 कितना 0, माइनस y बराबर आ गया 2 के, यानी कि y का मान हो गया माइनस के 2। तो समीकरण युग्म का पहला हल आ गया x कॉमा y कितना आपका 0 कॉमा माइनस के 2, और दूसरा हल कितना होगा भाई, y बराबर 0 पर चेक कर लो, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 2x माइनस 0 बराबर 2, तो 2x बराबर 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, x का मान आ गया 1, यानी कि x कॉमा y का मान कितना निकल कर आ गया, ये आ गया हमारा 1,0। तो दूसरी समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 2 के लिए भी हमारे पास कितने, 2 मान निकल कर आ गए। 2x माइनस वाई बराबर 2 के लिए भी 2 मान निकल कर आ गए। एक को बिंदु C नाम दे देते हैं जो कि है 0, माइनस 2, और एक को बिंदु D नाम दे देते हैं जो कि है 1,0। तो बना लो भाई इसका भी आलेख। तो ये हो जाएगा हमारा, सबसे पहले मैं इधर बना देता हूं, -1, -2, -3, -4, -5, सेम ऐसे ही -1, -2, -3, -4, -5। हमारा पहला बिंदु है 0, -2, x निर्देशांक 0, y निर्देशांक -2, तो y निर्देशांक -2 ये रहा, तो ये हो गया बिंदु C 0, -2। दूसरा बिंदु है 1, 0, तो x निर्देशांक 1, y निर्देशांक 0 ये रहा भाई, तो 1, 0, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक लाइन बना दो, ये रही भाई साहब, ठीक है। ये आपकी लाइन हो गई किसकी, ये आपकी लाइन हो गई किसकी, 2x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। तो अब देखो भैया, अब देखो इस समीकरण युग्म का जो आलेख था x प्लस 2y बराबर 2 और 2x माइनस वाई बराबर 2, जो समीकरण युग्म का आलेख था वो ये बनकर आ गया। और ये क्या है, ये आपकी दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ये क्या है बच्चों, ये आपकी दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ठीक है। यानी कि समीकरण युग्म का केवल और केवल एक हल होगा। इसमें उसने हल नहीं पूछा था क्योंकि उसे पता था कि नहीं निकल के, मतलब निकल के तो आएगा बट बहुत रेयरली होगा, ठीक है। क्योंकि अगर तुम देखोगे तो यहां पर ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक, तो इसका इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, इसी बिंदु के निर्देशांक आपके समीकरण युग्म के हल हो जाएंगे। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये लगभग यहां पर एक्यूरेट मान आपको नहीं मिल रहा है, सॉरी। तो x निर्देशांक तुम देखोगे 1.2 के करीब है, और अगर y निर्देशांक देखोगे तो 0.5 के करीब है, ठीक है। तो ग्राफीय विधि का सबसे बड़ा नुकसान यही है, ठीक है, क्या कि अगर निर्देशांक रूट में आ जाए तो तुम उन्हें दर्शा नहीं सकते, ठीक है। अगर मान लो निर्देश तुम्हारा जो आलेख है उसका कुछ ग्राफ ऐसा बन जाए तो वहां से जो हल है उसका मान निकालना थोड़ा कठिन हो जाता है, जैसे कि यहां पर हो गया, ठीक है। तो इसीलिए हम हमारा बीज गणितीय विधियों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो कि होती है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। उसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जहां से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मान निकालेंगे, हल निकालेंगे। जैसे कि देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है
कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म संगत है या नहीं, यदि ऐसा है तो ग्राफ द्वारा उसका हल भी कीजिए। तो हमें सबसे पहले समीकरण दे रखी है x + 3y = 6 और 2x - 3y = कितना हमारा 12। तो हमें पहले तो ये चेक करना है कि क्या ये समीकरण युग्म जो है वो संगत है या नहीं, वो भी ग्राफ के द्वारा करना है। ग्राफ के द्वारा कैसे पता चलेगा भैया? समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेदी और संपाती होगा तो संगत है, और अगर तुम्हारा मान लो ये हो जाता है क्या समांतर तो संगत नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, लेकिन मैं इसे ग्राफ के द्वारा चेक नहीं करूंगा, मैं चेक करूंगा अपने मेथड के द्वारा जो कि हमने पढ़ा था a1/a2 b1/b2 c1/c2 उसकी हेल्प से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी दोनों समीकरणें दी हुई हैं हमें। x इससे क्या होगा, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी दोनों ही चीजों की। तो सबसे पहले देखो ये है x + 3y बराबर 6 को उठाकर मैं ले आऊंगा इधर, तो ये कितना हो जाएगा, बराबर 6 इधर आएगा तो ये हो गया -6 = 0, समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा है 2x - 3y बराबर 12 को उठाकर इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा -12 = 0। ठीक है, अब देखो भैया हमें क्या करना है, पहले चेक करना है कि ये संगत है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना करेंगे हम किससे, समीकरण 1 की तुलना हम करेंगे हमारा समीकरण 1 की तो तुलना करेंगे हम किससे, हमारा a1x + b1y + c1 = 0 से, और समीकरण 2 की तुलना करेंगे a2x + b2y + c2 = 0 से। ठीक है, तो देखो यहां से x का गुणांक है a1, यहां पर x की गुणा में कुछ नहीं है तो क्या होगा, केवल 1 होगा। तो यहां से a1 का मान आ गया 1, y का गुणांक है b1, यहां पर y का गुणांक है 3। ठीक है, और गुणांक हमेशा चिन्ह के साथ लिए जाते हैं, याद रखना। ठीक है, यहां पर अचर पद है c1 और यहां पर अचर पद क्या है, -6। 6 मत ले लेना गलती से भी, -6 लिया जाएगा चिन्ह के साथ। a1 b1 c1 आ गया। सेम इसी तरीके से दूसरी समीकरण की तुलना, x का गुणांक है 2 तो a2 का मान आ गया 2, y का गुणांक है -3 तो b2 का मान हो गया -3। ठीक है, और अचर पद कितना है, अचर पद है तुम्हारा c2 जो कि है -12। ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 आ गए, क्या निकाल लो, सबसे पहले a1/a2, a1/a2, a1 का मान है 1, a2 का मान कितना है 2, दूसरा b1/b2 तो ये है कितना 3 बटे -3, तो इसे हल करोगे कितना आ गया, ये आ गया आपका कितना -1। तो अगर अब तुम देखो तुम्हें साफ साफ पता चल रहा है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो चूंकि आपका a1/a2 कितना है आपका 1/2, b1/b2 -1, दोनों बिल्कुल भी बराबर है ही नहीं। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, और इस केस के लिए मैंने क्या बताया था, जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो क्या होगा, समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, यानी कि उसका केवल और केवल एक हल होगा, यानी कि कैसा, समीकरण युग्म संगत होगा। अतः समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा। अब देखो भैया ये उनने हमें ग्राफ से करने के लिए बोला था, ग्राफ तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, है ना, क्योंकि समीकरण युग्म का हल हमें ग्राफीय विधि से निकालना है तो ग्राफ तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ग्राफीय विधि से इसे हल जब मैं करूंगा, ठीक है, तो वहां पर मैं तुम्हें यह भी समझा दूंगा कि कैसे संगत और असंगत का पता लगाना है। तुम्हें पता है कि अगर रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है संगत है, तुम्हारा नहीं कर रही है असंगत है, और संपाती है तो सीधी सी बात है तो भी संगत और आश्रित है। ठीक है, लेकिन इस वाले तरीके से पता लगाना ज्यादा आसान होता है। 1 मार्क्स में तुमसे ऐसे ही पूछेगा, तुम्हें समीकरण युग्म देगा और तुमसे बोलेगा कि बताओ समीकरण युग्म संगत है, असंगत है, आश्रित है या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो उस केस में तुम क्या करोगे, सबसे पहले समीकरण युग्म में से क्या करोगे, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकालोगे, तुलना करोगे a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की, और उसके बाद बताओगे कि भैया अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी रेखाओं का आलेख होगा, समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, यानी कि समीकरण युग्म संगत है क्योंकि केवल एक हल है। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर है और ये c1/c2 के बराबर नहीं है तो समीकरण युग्म समांतर रेखाओं का आलेख होगा, यानी कि कोई हल नहीं होगा, मतलब कि असंगत समीकरण युग्म है। और तीसरा, अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर हैं, यानी कि समीकरण युग्म का आलेख संपाती रेखाएं हैं, इसका मतलब आपके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी कि समीकरण युग्म आश्रित है और संगत है। ठीक है, अब देखो इसका हल निकाल लेते हैं। ठीक है,
हल निकालने के लिए हमें इसका आलेख बनाना पड़ेगा, हल निकालने के लिए हमें इसका आलेख बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहली समीकरण है हमारी कौन सी, हाँ, x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो हल निकालने के लिए तुम्हें पता ही है क्या करेंगे, कम से कम समीकरण के 2 हल निकालेंगे, उससे ग्राफ बनाएंगे और उसके बाद देखेंगे। देखो भाई, सबसे पहले x बराबर 0 पर कितना आएगा भाई, x बराबर 0 पर ये हो जाएगा 0 प्लस 3y माइनस 6, इधर जाकर प्लस 6 हो जाएगा। तो 0 प्लस 3y कितना हो गया, 3y बराबर 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, y का मान आ गया 2। तो समीकरण युग्म का जो पहला हल है वो है 0,2, x, y बराबर आ गया 0,2, ये हो गया बिंदु ए। ठीक है, दूसरा देखो भाई, y बराबर 0 रख दो, तो y बराबर 0 पर क्या आएगा, समीकरण युग्म का दूसरा हल, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 गुणा 0 माइनस 6, इधर जाकर प्लस 6 हो गया, तो x का मान आ गया कितना, 6। तो समीकरण युग्म का दूसरा हल हो गया x, y बराबर 6,0। ठीक है, ये हो गया बिंदु बी। ठीक है, इसका आलेख बनाओ और उसके बाद मैं हाथों हाथ निकाल रहा हूं। दूसरी समीकरण क्या है मेरी, 2x माइनस 3y बराबर 12, 2x माइनस 3y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, ये है मेरी समीकरण नंबर 2। इसमें क्या करेंगे, वही सबसे पहले x बराबर 0 पर कितना मान आएगा भाई, ये हो जाएगा मेरा 2 गुणा 0 माइनस 3y, माइनस के 12 इधर जाकर प्लस 12 हो गया, तो माइनस 3y बराबर 12, माइनस 3 से 12 को काटेंगे तो y का मान आ गया माइनस के 4। तो समीकरण युग्म का पहला हल आ गया सी बिंदु कितना, 0, -4। और क्या करते हैं, y बराबर 0 रखते हैं। y बराबर 0 पर क्या आएगा, देखो भाई, y बराबर 0 पर हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 3 गुणा 0 माइनस 12, इधर जाकर प्लस का 12 हो जाएगा, तो अपने पास कितना हो गया, 12। तो यानी कि 2x बराबर कितना, 12 के 2 6 12, x का मान आ गया कितना, 6। तो समीकरण युग्म का दूसरा हल आ गया हमारा बिंदु डी कितना, 6,0। चारों बिंदुओं को आलेख पर दर्शाओ। पहली समीकरण को दर्शाने के लिए 0,2 और 6,0। तो पहली समीकरण है आपका, मैं दिखा देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, चलो भाई, पहली समीकरण को आलेख पर दर्शाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें 2 बिंदु चाहिए। कौन कौन से, आपका 0,2 और 6,0। तो 0,2 यानी कि x निर्देशांक 0, y निर्देशांक 2, तो ये हो गया बिंदु a 0,2। दूसरा बिंदु 6,0, x निर्देशांक 6, y निर्देशांक 0, तो 6,0, ये हो गया बिंदु b। ठीक है, दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सरल रेखा बना देंगे। कहाँ गए भाई, ये लो, तो ये हमारा आलेख तैयार हो गया और ये बन गई हमारी समीकरण का आलेख, पहली समीकरण का आलेख, जो कि क्या है, जो कि है आपका x प्लस 3y बराबर 6। ठीक है, दूसरी समीकरण का आलेख अगर मैं देखूं तो वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा तुम्हारा, पहला बिंदु क्या है, पहला बिंदु है 0, -4, यानी कि x निर्देशांक 0, y निर्देशांक -4, तो -1 -2 -3 -4, ये रहा। तो बिंदु C 0, -4। और बिंदु D क्या है, बिंदु D है इसका कौन सा, 6,0। बिंदु D क्या है, बिंदु D है आपका 6,0। ठीक है, हाँ जी, तो बिंदु D और बिंदु B बिल्कुल सेम है, 6,0। ठीक है, दोनों को मिलाते हुए एक रेखा बना देंगे फिर से। ये लो भाई, तो ये तुम्हारी रेखा हो गई किसकी, तुम्हारी दूसरी समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 12 की।
2x माइनस 3y बराबर 12 की। ठीक है, तो जैसा कि उसने उस क्वेश्चन में पूछा था कि आलेख की सहायता से बताओ कि समीकरण युग्म संगत है या नहीं, तो तुम देख सकते हो कि समीकरण युग्म का जो आलेख है वो कैसा बन रहा है, प्रतिच्छेदी रेखाएं बन रही हैं, तो यानी कि समीकरण युग्म का एक हल होगा और यानी कि वो कैसी है, वो संगत है। तो तुम्हें इससे बताना था। ठीक है, हमने पहले ही बता दिया किसकी सहायता से, उसके गुणांकों की तुलना, गुणांकों के अनुपात की तुलना की सहायता से। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं, जो कि कौन सा बिंदु है, बिंदु है 0,6। तो जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी वही बिंदु समीकरण युग्म का हल हो जाएगा। तो यानी कि यहां पर 0,6 जहां पर 6,0 6,0 जहां पर आपकी दोनों समीकरण युग्म का आलेख एक दूसरे को काट रहा है, वही क्या होगा, 6,0 समीकरण युग्म का हल होगा। और जिसे जरा सा भी डाउट है कि क्या ये सही है या नहीं है, तो एक बार चेक कर लो। समीकरण कौन कौन सी थी, समीकरण थी पहली x प्लस 3y बराबर -6, मतलब x प्लस 3y बराबर 6, x प्लस 3y बराबर 6। यहां पर रखो x बराबर 6 और y बराबर 0, 6,0 है ना, रखो जरा। तो 6 प्लस 3 गुणा 0 बराबर 6, तो 3 गुणा 0 हो गया 6 बराबर 6। LHS बराबर RHS आ गया पहली समीकरण के लिए भी। दूसरी समीकरण थी कितनी, 2x माइनस 3y बराबर 12, है ना। यहां पर भी क्या रखो मान, 2x माइनस 3y बराबर 12 थी। ठीक है, यहां पर भी मान रखो x बराबर 6, तो 2 गुणा 6 माइनस 3 गुणा 0 बराबर 12। तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 3 गुणा 0 कितना हो गया 0, तो 12 माइनस 0 कितना आ गया 12। तो LHS बराबर RHS। तो यानी कि तुम देख सकते हो 6,0 समीकरण युग्म का वो मान है जिसके लिए दोनों ही समीकरणें अच्छे से संतुष्ट हो रही हैं, तो इसीलिए 6,0 समीकरण युग्म का हल होगा। ठीक है, तो अब देखो ग्राफीय विधि का हम इस्तेमाल ज्यादा क्यों नहीं करते, ग्राफीय विधि का इस्तेमाल हम इसलिए नहीं करते जो हमारे साथ पिछले क्वेश्चन में हुआ था, क्या कि भैया कई बार बिंदु ऐसा मिलता है जो बीच में आता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, आंसर जो है वो एक्यूरेट नहीं आ पाता। अब जैसे यहां तो बिल्कुल हमें बिंदु में ऐसा मिल गया जिससे हमें एक्यूरेट आंसर मिल गया, लेकिन कई बार केस ऐसा बन जाता है जैसे इस क्वेश्चन में था कि आंसर एक्यूरेट नहीं मिल रहा। ठीक है, कई बार क्या होता है, केस ऐसा बन जाता है कि भैया उसमें निर्देशांक रूट में आ जाते हैं, उन्हें दर्शाने में दिमाग खराब हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि निर्देशांक बहुत बड़े आ जाते हैं, 12,000 13,000 आ गए, उन्हें दिखाने में हमारी बैंड बच जाती है। तो निर्देशांक ज्यामिति का जो ये वाला जो हमारा ग्राफीय विधि वाला जो तरीका है ये थोड़ा सा इनएफिशिएंट प्रूव होता है कई बार, तो इसीलिए हम बीजगणितीय विधि का इस्तेमाल करते हैं, जो कि है हमारे पास कुल 3। ठीक है, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन, जिनमें से आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रतिस्थापन के बारे में। ठीक है, तो अब जैसे कि ये क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। मैं क्वेश्चन से ही डायरेक्ट प्रतिस्थापन विधि को एक्सप्लेन करूंगा। प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या है भाई, प्रतिस्थापन विधि का मतलब है प्रतिस्थापित करना, किसी चीज को बदलना। प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी एक चीज को दूसरी चीज से बदल देना, यानी कि प्रतिस्थापित कर देना। अब कैसे होगा, देखो भाई यहां पर हमें सिंपली कुछ नहीं करना होता, हमारी जो दो समीकरणें दी हुई होती है, ठीक है, जो हमारी दो समीकरणें दी हुई होती है, जैसे कि यहां पर दिया हुआ है 7x माइनस 15y बराबर 2 और दूसरा x प्लस 2y बराबर 3। तो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर हम सिंपली हमारा क्या करेंगे, हमारा किसी भी एक समीकरण से, दो समीकरणें आपको मिलेंगी रैखिक समीकरण युग्म के, किसी भी एक समीकरण से हम क्या करेंगे, उससे एक चर का मान दूसरे के रूप में निकाल लेंगे। कोई भी एक समीकरण लेंगे, कोई भी एक समीकरण, दोनों में से जो तुम्हारा मन है, तुम्हें पहली लेनी है पहली ले लो, तुम्हें दूसरी लेनी है दूसरी ले लो। ठीक है, ज्यादातर हम ये देखते हैं कि किससे आसानी से मान निकल सकता है। जैसे कि यहां से तुम देख सकते हो समीकरण नंबर 2 में से x का मान बड़े प्यार से निकल जाएगा y के रूप में, बिन ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन तुम्हें जो लेनी है तुम वो समीकरण ले सकते हो, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। दोनों में से किसी भी एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे के रूप में निकालो। जैसे कि मैं यहां पर समीकरण 2 से क्या करूंगा भाई, x प्लस 2y बराबर 3, तो मैंने क्या करा, x का मान निकाल लिया y के रूप में, 2y इधर चला गया तो 3 माइनस 2y।
3 माइनस 2y। पहला स्टेप कंप्लीट, पहला स्टेप कंप्लीट। दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को लेकर एक चर का मान दूसरे के रूप में निकाल लो। ठीक है। स्टेप नंबर 2, ये जो मान तुमने निकाला है इसे उठाकर उस समीकरण में रख दो जिसका इस्तेमाल तुमने पहले स्टेप में नहीं किया है। तो पहले स्टेप में समीकरण 2 का इस्तेमाल किया, 1 का नहीं किया है, तो इस x के मान को उठाकर समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, यह है तुम्हारा स्टेप नंबर 2। x का मान समीकरण 1 में रखो भाई। तो इससे क्या होगा, इससे आपका क्या हुआ, तो आपकी समीकरण 1 है 7x माइनस 15y बराबर 2। तो ये अब हो गई 7x की जगह पर क्या हो गया आपका 3 माइनस 2y और माइनस 15y और बराबर 2, बराबर 2। तो अब यहां पर हुआ क्या, यहां पर हुआ क्या, यहां पर आपका जो चर था x वो क्या हुआ, वो प्रतिस्थापित हो गया किससे, आपके दूसरे चर y से। तो इसे ही हम प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं, जहां पर हम एक समीकरण से एक चर का मान निकालते हैं और फिर उस मान को प्रतिस्थापित कर देते हैं दूसरी समीकरण में। ठीक है, तो यहां पर इसे हल करेंगे। तो स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, स्टेप नंबर 2 में तुम्हें किसी एक समीकरण में मतलब किसी एक चर का मान मिल जाता है। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, किसी एक चर का मान मिल जाता है। जैसे कि हो गया 7 दूनी 14 माइनस के 14y माइनस 15y बराबर 2 के। तो हमारे पास कितना होगा, हमारे पास हो जाएगा ये 21 इधर जाकर माइनस का हो गया, माइनस 14 माइनस 15 हो गया माइनस के कितना, माइनस के 29 y बराबर 2 माइनस 21। तो हमारे पास आ गया माइनस 29 y बराबर माइनस के 19। तो माइनस से माइनस कट गया, y का मान आ गया 19/29। y का मान आ रहा है 19/29। ठीक है, अब ये y का मान उठाओ स्टेप नंबर 3। तो मैंने क्या बोला, स्टेप नंबर 2 में तुम्हें किसी ना किसी एक चर का मान मिल जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें स्टेप नंबर 2 में चर का मान ना मिले। मतलब कि हो सकता है तुम्हारे पास ये चर आए ही ना, समीकरण को जब तुम हल करो तो वहां से चर का मान हट जाए और तुम्हें कुछ ऐसा मिल जाए 2 23 बराबर 5, मतलब कुछ ऐसा मिल जाए। ठीक है, कुछ भी ऐसा रेंडमली, कुछ भी ऐसा। ठीक है, या तुम्हें मिल गया 4y बराबर कितना 25। ठीक है, 4/5 बराबर 20/25, कुछ भी ऐसा आउट ऑफ रैंडम मिल गया। मतलब जो तुम्हारा चर था वो गायब हो गया स्टेप नंबर 2 में। तो तब क्या होगा, अगर देखो चर का मान निकल कर आ गया, अगर स्टेप नंबर 2 में चर का मान निकल कर आ गया तो इसका मतलब है समीकरण युग्म का केवल एक हल है। ठीक है, जो कि तुम आगे प्रोसीड करके निकाल सकते हो। इस चर के मान को उठाकर किसी भी एक समीकरण में रख दो, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर स्टेप नंबर 2 में से क्या हो, चर खत्म हो जाए, चर का मान आए ही ना, तो वहां पर केस क्या बनेगा, वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि जो समीकरण बनी है क्या वो सही है, क्या वो सच्ची है या वो गलत है। अगर समीकरण है फॉल्स यानी कि गलत है, गलत समीकरण यानी कि LHS और RHS बराबर नहीं है, तो उस केस में समीकरण कैसे होंगी, समीकरण युग्म समांतर होंगी, अर्थात कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, और अगर समीकरण कैसी होगी, सच्ची होगी, जैसे कि अब तुम इसे हल करोगे तो ये कितना आएगा, 5 से काटेंगे 5 चौक 20 5 पंजे 25, तो 4/5 बराबर 4/5, LHS बराबर RHS। यानी कि समीकरण युग्म कैसा है, समीकरण जो बनी है स्टेप नंबर 2 में वो सही है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो ये केवल समझाने के लिए था तुम्हें, ये केवल समझाने के लिए था तुम्हें, तो इन्हें अलग रखता हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन जो चल रहा है उसका सॉल्यूशन ये रहा, ये केवल समझाने के लिए था तुम्हें कि ये 2 केस बनते हैं, ये 3 केस बनेंगे स्टेप नंबर 2 में। या तो समीकरण बनेगी जो कि गलत होगी, गलत है तो कोई हल नहीं है, या फिर तुम्हें चर का मान मिल जाएगा, चर का मान मिल गया तो तुम क्या करोगे, इस चर के मान को उठाकर दोनों में से अब किसी भी समीकरण में रख दो। ये तुम्हारा स्टेप नंबर 3 है। इस चर के मान को जो तुम्हारे पास आया इसे उठाकर दोनों में से किसी भी समीकरण में रख दो जिसमें तुम्हारा मन करता है। मैं समीकरण 2 में रख रहा हूं, तो मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास आ जाएगा निकल कर सीधा सीधा कितना, ये आ गया हमारे पास
कितना, मैं इसे समीकरण 2 में रख रहा हूं, समीकरण 2 में y बराबर 19/29 रखने पर क्या होगा बच्चों, यहां से हमारे पास आ जाएगा कितना, ये निकल कर आ गया हमारा x प्लस 2 गुणा 19/29 बराबर 3 के। ठीक है, सिंपल। और इसे अब हल कर लो। तो x प्लस 2 गुणा 19 कितना हो गया, 38/29 बराबर 3 के। ये इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, x बराबर आ गया कितना, 3 माइनस 38/29। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम आ गया 29, तो 3 निम 27 का 7 हासिल को गया 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 माइनस 38। तो देखो भैया, सबसे पहले हमारा 17 में से 8 गया, कितना बचा, x का मान निकल कर आ जाएगा हमारा 29। ठीक है, 17 में से 8 गया, 9 बचा। ठीक है, और हमारा 7 में से 3 गया, कितना बचा, 7 में से 3 गया, 4 बचा। तो 49 आ गया मेरे पास। कितना निकल कर आ गया भैया, 49 निकल कर आ गया मेरे पास। तो 49/29 x का मान हो जाएगा। तो इस समीकरण युग्म के लिए जो दो हल होंगे तुम्हारे x और y, वो कौन कौन हो जाएंगे, वो तुम्हारा x का मान होगा 49/29 और y का मान होगा 19/29। तो यह हमारे इस क्वेश्चन का हल हो गया। तो प्रतिस्थापन विधि में हमें यही करना होता है, दोनों में से किसी भी एक समीकरण से एक चर का मान निकालेंगे, उसे उठाकर दूसरे समीकरण में रखेंगे, वहां पर देखेंगे कि क्या सिचुएशन बन रही है। चर का मान निकल कर आ रहा है तो ठीक है, उस मान को उठाकर दोनों में से किसी एक समीकरण में रखकर दूसरे चर का मान निकाल लो और अपना क्वेश्चन सॉल्व। चर का मान नहीं निकल कर आ रहा है तो हम देखेंगे समीकरण सच्ची है या झूठी है। समीकरण सच्ची है तो तुम्हारा समीकरण युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, समीकरण झूठी है तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गई बच्चों प्रतिस्थापन विधि। आज की क्लास में हमने प्रतिस्थापन विधि और ग्राफीय विधि को अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, अब जो तुम लोगों की नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं विलोपन और वज्रगुणन विधि को कराऊंगा। और वहां पर क्यों, देखो अब विलोपन और वज्रगुणन विधि में जो थ्योरी वाला पार्ट था ना, वो हो चुका है खत्म। ठीक है, तो विलोपन और वज्रगुणन विधि मैं तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन से ही कराऊंगा। तो नेक्स्ट पार्ट जो होने वाला है उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे केवल। ठीक है, जहां पर हम क्वेश्चन की हेल्प से ही विलोपन और वज्रगुणन विधि को पढ़ेंगे, साथ ही साथ प्रतिस्थापन विधि और ग्राफीय विधि को भी कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा रिवाइज कर ले। नहीं तो भैया सीधी बात है, तुम्हारा जो मास्टर 30 सीरीज है उसके तो भैया लेक्चर आने ही वाला है, तो वहां पर तुम्हें 30 क्वेश्चन कराऊंगा ही। तो वहां पर तुम बेहतरीन तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की। तो उसके लिए रेडी रहना। बाकी मैं तुमसे मिलता हूं तुम्हारे नेक्स्ट सेशन में। आई होप तुम्हें इस सेशन में मजा आया होगा और ये सेशन तुम लोगों के लिए प्रोडक्टिव रहा होगा। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय।